एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि आपका सवाल क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। कुछ लोग खुशी से कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं और कुछ मजबूरन कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं। खुशी से जो कराते हैं वो भी उसी प्रोसेस से गुजरते हैं और मजबूरन जो कराते हैं वो भी उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। ये मजबूरी क्या है? क्यों कंपनी रजिस्टर करानी पड़ जाती है? मेंबर्स बढ़ जाते हैं। किसी लोकल कारोबार के मेंबर्स 20 से तजावुज कर जाते हैं। लॉ ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन 20 से ऊपर होगा तो उसके लिए वाजिब है कि कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करा लो। अगर नहीं कराएगा तो फिर वो पेनल्टी भी पड़ेगी और उसके अलावा पर्सनल लायबल तो वो है ही है। अब ये रूल है, इस रूल की 4 एक्सेप्शंस थी। 4 में से कोई सी 2 ये भाई बता देंगे। प्रोफेशनल्स की जो पार्टनरशिप है, अब ये पूरा जुमला अगर हम लिखेंगे तो प्रोफेशनल्स वो वाले जिनका प्रोफेशन उनको मना करता है कि तुम लोग कंपनी नहीं बनाओगे। तो अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये अलग अलग तरह के प्रोफेशन कहलाते हैं। और ये प्रोफेशन जो है ये अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे होते हैं, ये जो है वो फर्म बनाते हैं, बट इनके अक्सर प्रोफेशन ने उनको मना किया हुआ है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आईकैप पाकिस्तान ने ऑडिट की सर्विसेज पे कंपनी बनाना मना किया हुआ है। आप ऑडिट की सर्विसेज हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे देंगे, लेकिन बाकी सर्विसेज में आप लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो फिर प्रोफेशनल को जब मना कर दिया तो फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा 20 वाला। ये बात समझ आ गई? दूसरी एग्जांपल, जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर जॉइंट फैमिली वाले जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, एक ही फैमिली का बिजनेस है और उसी फैमिली के तमाम लोग वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या उस फैमिली के मेजॉरिटी लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो भले 70 हो, 80 हो, 100 हो, बच्चे बड़े जो मर्जी गिनती हो, हम इग्नोर कर देंगे। वो जॉइंट फैमिली है, वो फैमिली जाने और उनका काम जाने। 2 और बातें, दो खानदान मिलके अगर आपस में जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, अब इन खानदान के मेंबर्स को गिनने का क्या रूल है? कैसे गिने? माइनर्स को एक्सक्लूड करके गिने। अगर बड़े 20 के अंदर अंदर हैं तो भी समझे आपका रूल फॉलो हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। चौथा, सर वो बॉडी और कोई भी और पाकिस्तान के सेटअप में रजिस्टर हुए हुए, आप किसी और लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो। हाँ, पार्टनरशिप में रजिस्टर हुए हुए तो फिर तो आपको फिर भी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अदर देन पार्टनरशिप पाकिस्तान के अगर किसी और कानून में किसी और बॉडी के तौर पर आप रजिस्टर हुए हुए हैं तो फिर अब आप पे पाबंदी नहीं है। हमारा मकसद ये था कि 20 से ज़्यादा लोग अनरेगुलेटेड ना चलें, कम से कम किसी कानून, किसी इदारे, किसी अथॉरिटी के अंडर आ जाए। ये 4 एक्सेप्शन समझ आ रही हैं? क्राइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम सेक्शन है कि भाई आपको तंग करते हुए कभी भी वो आपको तकलीफ दे पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि कुछ लोग कंपनी बना सकते हैं। एसएमसी को कितने बनाएंगे? 1, प्राइवेट कम से कम 2 और पब्लिक कम से कम 3। इतने लोग इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कभी भी मिनिमम से नीचे ना जाए। सिंगल मेंबर कंपनी बनाते वक्त कुछ और बात भी करेगी। एक नॉमिनी कर देंगे, एक ट्रस्टी को नॉमिनी कर देंगे, एक इंसान को नॉमिनी कर देंगे कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये बंदा आएगा और ये कंपनी का निज़ाम संभाल लेगा। वो बंदा कब आएगा, वो निज़ाम कैसे संभालेगा? ठीक है, जब उसकी डेथ होगी। अब इंटरेस्टिंगली छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें जो लॉ ने यहाँ में नहीं बताई और बड़ी क्लासेस में पता लगती हैं। फ़र्ज़ करें जिसको नॉमिनेट किया वो पहले मर जाए, बहुत सारी और खिचड़ियाँ हो सकती हैं। तो क्या मल्टीपल नॉमिनी जमा कराना होगा? फिर नॉमिनी क्या रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त वगैरह भी हो सकता है? तो इसके बड़े लंबे चौड़े रूल्स हैं। लेकिन कंपनी लॉ का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जितना इन्होंने हमें बताया हमने उसके अंदर रहना होता है। तो इन्होंने हमें बताया कि वो किसी को नॉमिनेट कर देगा और जिस किसी को नॉमिनेट करेगा वो इसके मरने पर आके कंपनी का निज़ाम संभाल लेगा और इस कंपनी के शेयर्स इसके बच्चों तक मुंतकिल करवा के या इसके वर्सा को मुंतकिल करा के चला जाएगा। वारिस 1 हुआ तो एसएमसी बन जाएगी। वारिस 1 से ज़्यादा हुए तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी की तरफ ले जाना पड़ेगा। एसएमसी में वो वाला मजाक नहीं हो सकता कि आप 6 लोगों को इकट्ठे शेयर्स दे दें और कह दें ये एक मेंबर है। एसएमसी में एक अकेला इंसान ही होना चाहिए। उसने अपने बेटे को नॉमिनेट जी, अब अगेन उसने अपने ही बेटे को नॉमिनेट किया तो बच्चा आएगा, चीज़ों को संभालेगा और उसकी विल और उसके इनहेरिटेंस के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपने आप को शेयर ट्रांसफ़र करवा लेगा। तो रूल ये है कि जो नॉमिनी आएगा उसने वर्सा तक पहुंचाना है। अब वर्सा में शायद वो नॉमिनी है और शायद नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नॉमिनी ब्लड रिलेटिव या स्पाउस हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। वालिदैन, बच्चे, बहन भाई, बीवी या शौहर, इन रिलेटिव्स के अलावा कोई नॉमिनी नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
जी, किसी यार दोस्त को नहीं बुला सकता। क्यों? वो यार दोस्त आएगा और वो उस टाइम पे अपना फायदा करने के चक्कर में इसके वर्षा को नुकसान पहुंचा देगा। जी, ये बात समझ आई। अगर आप मिनिमम से नीचे गिर गए और गिरे ही रहे, और गिरने की भी एक लिमिट होती है 180 दिन, अगर 180 दिन तक आप गिरे रहे तो अब आप इंतहाई गिरे हुए हैं और अब आप बाउंड हो जाएंगे। अगर 179th डे पे भी रिस्टोर हो गया तो कोई गलत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। 180 दिन क्रॉस होते साथ ही अब आप आगे 200 दिन, 250 दिन, 400 दिन जितने भी गुजारे हैं सब इलीगल गुजार रहे हैं, और इस दौरान अ सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप की तरह से आप पाबंद हैं। इस डिफॉल्ट टाइम में जो चल रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के हुए हैं, पहले लोग आके कंपनी से वसूल करने की कोशिश करेंगे। कंपनी दे दे तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन कंपनी ना दे तो ये लोग सेवरली भी लायबल होंगे। मांगने वाला किसी एक को अकेले ले जाके अदालत में जाके उससे पैसे मांग सकता है विदाउट ज्वाइनिंग द अदर्स। इनकी सेवरल लायबिलिटी भी है। डिफॉल्ट टाइम 180 डेज के बाद ना इसको भी अब यहाँ पे जो कानून है ना, उसकी लैंग्वेज में इस तरह से है कि दोनों इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। कानून में लिखा हुआ किस तरह से है, या चलें आपके पास किताब में है। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त एक बंदे ने 180 दिन से ऊपर गुजार लिए तो उसने डिफॉल्ट कर लिया, और ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि अगर उसने 180 दिन से ऊपर गुजार लिया तो इसका मतलब है उसने शुरू से ही डिफॉल्ट कर लिया, और ड्यूरिंग दैट डिफॉल्ट टाइम वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। अब ये ड्यूरिंग दैट टाइम है ना, अब उस जुमले को जब गौर से देखें तो उससे वो दोनों तरह की इंटरप्रिटेशन बनती है। तो 180 दिन होने के बाद मुजरिम है भाई, फॉर एग्जांपल 181वां दिन आया और 82वें दिन आपने पूरे कर लिए, तो एक दिन की सज़ा तो मज़े की सज़ा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप मुजरिम तब होंगे जब 180 दिन क्रॉस हो, लेकिन वो जुर्म का पीरियड का क्या काउंट होगा? हम कहेंगे पिछले 182 दिन से कंपनी इलीगल चल रही है। हाँ, लेकिन 170वें दिन नहीं कहेंगे कि पिछले 170 दिन से कंपनी, तो 180 दिन क्रॉस होते साथ ही वो सारा टाइम डिफॉल्ट में काउंट होना शुरू हो जाएगा। जी आफ्टर दोज 180 डेज, जी, ये आफ्टर दोज 180 डेज किसी और चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि अगर वो लोग कंपनी चलाते रहे आफ्टर दोज 180 डेज, वो आफ्टर दोज 180 डेज कंपनी चलाते रहने वाले जुर्म का बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो कि आफ्टर दोज डेज चलाते रहे और वो आफ्टर दोज डेज की ही लाइबिलिटीज के लिए वो होंगे। आगे जो जुमला लिखे उन्होंने कहा वो फिर ड्यूरिंग दैट टाइम। अब दैट टाइम में पीछे 180 दिन एंड 180 दिन के बाद दोनों का जिक्र किया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो लीगल लैंग्वेज है उसमें ये क्लैश है। तो होता ये है कि इसमें बेनिफिट देखा जाता है कि इसका बेनिफिट कौन ले। लॉ को इसमें बेनिफिट होगा इसको यूँ इंटरप्रेट करने में, उस बंदे को बेनिफिट होगा उसको दूसरे साथ इंटरप्रेट करने में। तो डिफ़ॉल्ट काउंट होगा 180 दिन गुजारने पे, लेकिन जुर्म पड़ेगा आपको उन सारे। भाई सीधी सी बात है ना, 180 दिन से ऊपर हो गया आप मुजरिम में, 2 दिन बाद ठीक हो गई चीज़ें, सेट हो गया, तो क्या सिर्फ अब 2 दिन के अंदर वाली चीज़ों को हम पाबंद करें? तो फिर तो ये कोई सज़ा ही नहीं होगी। तो मज़े की बात है कि हम कहेंगे भाई अब तुमने हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट गुजार दी। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट गुजारने का मतलब है तुम शुरू से ही गलत नीयत रखते थे। तो वो सारा टाइम जब कंपनी मिनिमम से नीचे चलती रही, उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन इसकी भी है, एक केस में वो लायबल नहीं होंगे अगर वो साबित कर दें कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था, मुझे दूसरे बंदों के मर जाने का या चले जाने का नहीं पता लगा। ये बड़ी रिमोट अजम्पशन है, लेकिन बहरहाल ये अजम्पशन है। अब प्रोसेस की बात करते हैं। कुछ स्पॉन्सर्स थे जज्बाती हुए, कुछ प्रोमोटर्स थे जज्बाती हुए, उन्होंने कहा हमारी कंपनी होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये एक अच्छा सा नाम देखेंगे और रजिस्ट्रार से उसके बारे में बातें करेंगे। वो नाम के क्या रूल्स हैं वो हमारा आज का टारगेट है इंशाल्लाह। एक अच्छा सा प्यारा सा नाम चूज़ किया और रजिस्ट्रार से पूछ लिया भाई इस तरह का नाम रखना आप अलाउ कर रहे हैं, इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं। फिर उसके बाद आगे गए और उन्होंने फिर उस नेम्स को यूज़ करते हुए एक और डॉक्यूमेंट बना लिया, मेमोरेंडम। ये क्या डॉक्यूमेंट है भला? कंपनी के एक्सटर्नल लोगों को दिखाने के लिए 1-1.5 सफ़े में आप बताते हैं कि कंपनी की ये बेसिक डिटेल्स हैं। उसके ऊपर भी हम एक इंशाल्लाह यूनिट पढ़ेंगे पूरा। ये हो गया मेमोरेंडम के जो दूसरे लोगों के लिए बना रहे हैं। फिर एक और डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे, आर्टिकल्स। ये क्या डॉक्यूमेंट है?
कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाएगी, शेयर कैसे इशू करेगी, ऑडिट कैसे करवाएगी, राइट इशू कैसे होगा, बोनस कैसे होगा, मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स की क्या जिम्मेदारियां होंगी, एक कंपनी को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, 3 पार्टनर इकट्ठे बैठे तो पहले दिन सारी चीज़ें तय कर लेते हैं। कंपनी में क्या है, कोई बंदा 1.5 साल बाद आया, कोई 7 साल बाद आया, कोई 27 साल बाद आया है। अब जो आए उसने तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो तो शेयर खरीद के और अपना नाम इंदराज करके मेंबर में आया है। तो जब वो आके देखना चाहे कि मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट और मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, तो मेरे बिजनेस की पहचान मेमोरेंडम देख के पता लगेगी और मेरा बिजनेस के अगराज़ो मकासद या तरीका काम करने का वो आर्टिकल से पता लगेगा। तो आर्टिकल्स गाइड करता है हर आने वाले को कि ये कंपनी यूं चलेगी। मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल बनाया और एक और डॉक्यूमेंट बनाया। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? अंडरटेकिंग कह दें या डिक्लेरेशन कह दें। एक डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग बनाएंगे ये चंद लोग और ये कहेंगे कि हम लोग हैं, हमने तमाम कवानीन को फॉलो किया इस कंपनी को रजिस्टर कराते वक्त। तो ऐसे में वो एक समझे बयान हल्फी जमा कराएंगे कि ये हमारी कंपनी है जिसको हम रजिस्टर कराने लगे हैं। ये सारी चीज़ें उठा के जमा करा देंगे एक भाई साहब को। वो कौन है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जैसे ही इनके डॉक्यूमेंट्स देखेगा इनको फ़ौरन से रजिस्टर कर लेगा। नहीं, क्या करेगा? तहकीक करेगा, चेक करेगा कोई इलीगैलिटी तो नहीं है, फलाना तो नहीं है। फ़र्ज़ करें उसे कोई एतराज़ नज़र आए, फिर क्या करेगा? इनको डेफिशिएंसी लेटर देगा, इनसे कहेगा कि जी आप में ये ख़राबी है। कंपनी या तो वो ख़राबी ठीक करके दोबारा अप्लाई कर दे या क्या करे, SCCP के पास अपील जमा करा दे। और अगर SCCP ने फैसला सुना दिया वो फलन फाइनल है, वो किसी जगह चैलेंज नहीं होगा। ये तो हो गया वो एतराज़ करे। अगर वो एतराज़ ना करे और चीज़ें सही लगे तो वो कैसे आपको बताएगा कि सब कुछ सही है, हो गया? वो आपको एक कागज़ देगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें 5 बातें होती हैं। कौन सी 5 बातें? नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, किस दिन पैदा हुए, फिर वो 2 तरह के स्टेटस, आप उन 3 कंपनियों में से कौन से हैं और उन 2 में से कौन से हैं। ये 3 कौन सी होती हैं भला? शेयर, गारंटी या अनलिमिटेड, उन 3 में से कौन से हैं, और वो 2 पब्लिक और प्राइवेट में से कौन से हैं। ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिला उस दिन के बाद से ये चंद लोगों को अब हम कंपनी कहना शुरू कर देंगे। ये अपने उस नाम से और अपने उस एड्रेस से चलना शुरू कर देंगे जो उन्होंने बताया हुआ है। ये अपने मकासद शुरू कर देंगे। अब ये एक कंपनी है, ये कंपनी सारे काम करेगी, ये पैसे भी मांग सकती है, ये एक प्रॉपर लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वॉट एवर जो कंपनी है उस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। और इस कंपनी के इनिशियल डायरेक्टर्स वही बन जाएंगे जिन्होंने अपना नाम शुरू में जमा कराया था आर्टिकल्स में कि भाई हम लोग होंगे जो कंपनी के स्टार्टिंग होंगे। डन। सारे सब्सक्राइबर्स खुद ब खुद क्या कहलाना शुरू हो जाएंगे? मेंबर्स। शेयर होल्डर छोटा वर्ड है, मेंबर बड़ा वर्ड है। ये मेंबर्स क्या नाम शुरू कर देंगे। क्या इसके बाद भी मेंबर्स आ सकते हैं? गारंटी लिमिटेड कंपनी में जो आएगा उसको क्या 2 शर्तें पूरी करनी है? वो गारंटी का वादा करेगा, एग्री करेगा, मैं मेंबर बना, भाई एग्री वही करेगा जो वो सबको फॉलो करेगा, और प्लस रजिस्टर में एंट्री करनी पड़े। और हैविंग शेयर कैपिटल वाला शेयर्स लेगा और नाम। अब शेयर खरीद के भी मिलते हैं, विरासत से भी मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। तो शेयर होल्डर तो आप बन जाते हैं जब किसी भी तरीके से शेयर आप तक पहुंच गए। बट मेंबर कब बनते हैं? जब नाम का इंदराज कराते हैं। कंपनी मीटिंग में मेंबर्स को बुलाती है, कंपनी डिविडेंड मेंबर्स को देती है। तो दिस कैन हैपन कि आपने शेयर खरीदा हुआ है लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स में नजर नहीं आ रहे। क्या बात समझ आ रही है? पक्का। फिर कोई चीज़ जो कल हमने डिस्कस की और अभी रह गई हो, एक टेबल था, वो तो देखने वाली बात नहीं है कि कंपनी का लॉ कंपनीज एक्ट है, मेमोरेंडम इसका आईनी डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल्स इसके बायलॉज हैं। वो तो एक हल्की सी डिस्कशन थी, वो तो याद करने वाली चीज़ भी नहीं है। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? क्या हम आगे चलें? आपकी याददाश्त के इम्तिहान। डे 1 ऑफ ओरिएंटेशन में मैंने आपको एक ख़ास नोटिस दिया था कि मैं एक चीज़ आज भी बता रहा हूँ, अगले हफ्ते भी बताऊँगा और उस अगले हफ्ते भी बताऊँगा। याद करें कोई ऐसी बात जो मैंने कहा था कि ये एक ज़रूरी है, जो अपने यूज़र्स को बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि ये हमने पोस्ट रिजल्ट कब किस तरह से शुरू करना था ओरिजिनली और फिर हमने इसको जल्दी शुरू किया है तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें एक छोटी सी वो थी, इसके दिनों में कहीं एक जगह कुछ दिनों का कोई मसला है। फर्स्ट वीक ऑफ जून, वो वाले 4 दिन जो है, उन 4 दिन में से हम एक तो टेस्ट के नाम कर सकते हैं। यूँ समझें कि उस वीक में 3 दिन का हमें वो आएगा, गैप आएगा। तो मैं पहले वीक भी बताया, इस वीक भी बता रहा हूँ,
अगले वीक भी कम से कम 2 दफ़ा बताऊंगा, ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। क्योंकि ये क्लास थोड़ा बाद में प्लान हुई थी और वो मेरी एक एक्टिविटी थी, पता नहीं मैंने बताया था नहीं बताया था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो है ना मुझे दूसरे मुल्क जाना है और वो एग्जैक्टली उन दिनों में है। तो मैं नॉर्मली जो प्री रिजल्ट है उसका तो उस टाइम पे मिड टर्म था, तो मैंने वो वाला टाइम तो उस वक्त एलोकेट कर लिया। लेकिन आप लोगों का बैच इनिशियली आना था जून में प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये है कि फिर हमने सोचा कि क्यों इतना इंतज़ार कराएं, हम कम से कम एक दफ़ा शुरू कर दें, उससे जो 3-4 दिन का फ़र्क पड़ेगा वो मैं पहले दिन से बताता रहूँगा। तो ये मुझे बड़ा बुरा लगता है कि सेशन के बीच में जाने से आपको 3-4 छुट्टियाँ बगैर किसी वजह के हो जाएँ। वजह तो हम निकाल लेंगे, एक आध टेस्ट तो उस मंडे को कर लेंगे जो उस वीक पड़ा है, और फिर एक प्यारा सा टेस्ट उस जुमेरात को कर लेंगे जिसमें जब तक जितने चैप्टर पड़े होंगे उन सबका एक बड़ा टेस्ट कर लेंगे। तो कम से कम उससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा बड़े डाटा के टेस्ट देने की भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, वो लोग जो ऑनलाइन है या जो फिजिकल जो बाद में आए और अभी उनको क्लास ज्वाइन करने में टाइम लग रहा है, तो वो उस वक्त तक हमें ज्वाइन भी कर लेंगे। तो धक्के से हम फ़ायदा तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके फ़ायदे के लिए छुट्टी कर रहा हूँ। असल में वो एक लिमिटेशन है जिस वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो वो कोलालमपुर में जाना है, एक पहले एक चाइना में एक सेशन है, लेकिन वो मतलब आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, वो उस पे है, संडे पे है। और एक फिर आगे जो है ना उस वीक में है जिस वीक में जाना है। और अगर कराची वाला मामला हो तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ को एक्टिविटी अटेंड करके और रातों रात फ्लाइट लेके या सुबह की अर्ली फ्लाइट लेके वापस आ जाता हूँ। तो कुआलालंपुर से जो है ना वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स इस वक्त नहीं आ रही, एक ही डायरेक्ट फ़्लाइट है, लेकिन उसका बड़ा अजीबोगरीब सा टाइम है, तो फिर मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके आना है, तो वापस इधर आते हैं। बस ये याद रखना है, उस टाइम पे अचानक से हैरान नहीं होना। और चूँकि मुझे दुख है तो इसलिए मैं कम से कम 2 दफ़ा और भी डिस्क्लोज़ करूँगा इसको, फिर ग्रुप में भी याद कराएंगे इंशाल्लाह। ग्रुप में चूँकि टीम मेंबर्स हैं तो वहाँ की पक्की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन यहाँ की पक्की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मेरी है। आगे चलें, भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर हमने बताया था कि कोई भी कंपनी जो है वो उसमें एसएमसी के अलावा दूसरी कंपनी मिनिमम 2 से या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होना चाहिए। अक्सर जो है आप फॉर्म्स वगैरह देखते होंगे तो वो सिंगल मेंबर ही अपनी। देखिए, इन्होंने कहा, इनके सवाल में इनका जवाब छुपा हुआ है। इन्होंने कहा, आपने कहा कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, लेकिन हमने तो अक्सर फर्म्स में देखा हुआ है कि एक बंदा भी चल रहा होता है वो एसएमसी नहीं लगाता और वो एसएमसी नहीं लगाता, इसलिए कि आपने जिसका जिक्र किया वो फर्म है, वो कंपनी नहीं है। ये जो हमारा ऑडिट का जो भी प्रोफेशन है, इसमें हमने एक फर्म बनानी होती है, और फर्म पार्टनरशिप और आईकेप की ऐसी स्पेशल पार्टनरशिप होती है कि उसमें एक बंदा भी फर्म बना सकता है। अब अजीब सा गंदा लगेगा कि एक बंदे की पार्टनरशिप को क्या कहें, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, अल्ताफ, बाजवा एंड गुप्ता एसोसिएट्स। तो अब इन लोगों को क्या करना पड़ता है, इनको रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्म बनाऊँ, अकेला फर्म बनाऊँ, तो भी मैं ये नहीं कहूँगा आतिफ आब्दी फर्म है ये, मैं कहूँगा आतिफ आब्दी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आतिफ आब्दी और उसके हमराही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आईकेप में जो आप फर्म रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ एक बंदे से भी फर्म रजिस्टर हो जाती है, तो इसलिए फिर वो अपने साथ एंड को के वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक पार्टनरशिप की फील दे। अदरवाइज पार्टनरशिप की भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की है। पार्टनरशिप का लॉ 1932 का है, पुराना लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। आईकेप 1961 का है, ज़रा ज़्यादा जदीद है। तो आईकेप के जो अपने बायलॉज हैं, आईकेप अपनी फर्म को अपने तरीके से चलाते हैं, उनके ऊपर पार्टनरशिप के नॉर्मल रूल्स ही अप्लाई नहीं करता है। आप ये देखें कि ये 20 से ऊपर भी चले जाएं तो इनको कंपनी बनाना वाजिब नहीं है। तो आईकेप एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है, और वो अपने अंदर जिन लोगों को लेके चल रहा है वो एक अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है, और हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है। जब आप फाइनल में आएंगे तो फिर फाइनल में स्ट्रक्चर देखेंगे कि उन लोगों का स्ट्रक्चर क्या है। जी, यहाँ से कोई सवाल था? इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जब फर्म के तौर पे सर्विसेज दे रही है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट उनको कुछ कामों के लिए कंपनी बनाना अलाउड है। फॉर एग्जांपल आईटी की सर्विसेज के लिए कंपनी बना सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कंपनी बना सकते हैं, लेकिन ऑडिट की सर्विस के लिए वो कंपनी नहीं बना सकते। जी, कुछ सर्विसेज में अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारा प्रोफेशन कहता है आपको लेनी पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो आपको खौफ ही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ अनलिमिटेड, जैसे लॉयर है, लॉयर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रख सकता, वरना लॉयर तो लोगों का कितना बड़ा बड़ा नुकसान करा दे, और अगर साबित हो जाए कि उसकी कोताही, उसकी जान की गफलत या उसके फ्रॉड की वजह से हुआ है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी का बहाना बना के अपनी कंपनी का डब्बा तबाह करके और उसके पैसे दे के भाग नहीं सकता। वो फिर उसको पर्सनल लायबिलिटी पड़ेगी अगर उसने कुछ गलत किया और वो साबित हो जाएगा उसने गलत किया। जी सर, आईकेप किसी के अंदर है वो काम करता है या खुद से पुलिस? जी, आईकेप क्या किसी के अंडर काम करता है? इस तरह के इदारों को हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SROs कहलाते हैं। ये अपना कानून बनाते हैं और अपने कानून के तहत अपने आप को खुद से चलाते हैं।
तो ICAP उस तरह का इदारा है जो कि अपने कानून बना के, कभी कभी इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी लोग कह देते हैं, एक उस तरह का सेटअप जो पाकिस्तान के किसी और लॉ में अपने आप को रजिस्टर करा के बैठा हुआ है। अदरवाइज ICAP एक उस तरह का इदारा है जो अपनी कानून साजी खुद करता है, अपने रूल्स खुद बनाता है, अपनी सारी चीज़ों को देखता है। कुछ जगह पे जब अपने मेन लॉ में अमेंडमेंट करता है तो उसको बॉडी से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो कुछ इदारे होते हैं जो किसी एनेक्टमेंट के तहत वजूद में आए होते हैं। SECP 1999 को ऑपरेशनलाइज हुआ, लेकिन इसके कानून का नाम था SECP एक्ट 1997। तो 1997 में एक कानून आया, उस कानून के तहत SECP को पैदा किया गया। 1961 में एक कानून आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑर्डिनेंस, जिसके तहत ICAP को पैदा किया गया। तो ICAP एक अनेक्टमेंट से आया, एक कानून से आया, कानून बना, उस कानून ने एक बॉडी को बनाया और उस बॉडी को ये इख्तियार दिए कि तुम अपने काम खुद कर सकते हो, और उस बॉडी को एक काउंसिल बना के दी कि ये काउंसिल होगी जो तुम्हारे लोगों में से आएगी और तुम लोग अपने तरीके से चलोगे, और गवर्नमेंट उसके अंदर अपने कुछ नॉमिनीज भी भेज देती है। तो ICAP का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा याद करा दूँ कि हमारे सिलेबस या पूरे कैफ में ICAP का स्ट्रक्चर वो शामिल नहीं है। बड़ा पेचीदा सा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आता। जी, अब अगेन क्या ये सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है, ये एक स्पेशल बॉडी है जो बनी गवर्नमेंट के कानून से, चला प्राइवेट लोग रहे हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, बनती गवर्नमेंट के कानून से, लेकिन वहाँ मेंबर्स, वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये बनाई गवर्नमेंट ने है, लेकिन इसको प्राइवेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं और गवर्नमेंट के वसीतर मफाद में चला रहे हैं। तो ICAP का तो ऐसा स्ट्रक्चर है कि हमारे अपने गवर्नमेंट की कई बॉडीज़ को समझ नहीं आता। नेफ्टेक वाले, ये जो टेक्निकल कोर्सेज वगैरह कराते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके साथ हमने इनिशिएटिव लिया कि हमारे बच्चे जो है अगर वो फ्री में कोर्स कर लें, ये और बात है कि बच्चे आए ही नहीं अप्लाई करने, उन्होंने कहा हमें फ्री में भी नहीं चाहिए, स्किल्स रखो अपने पास। तो जब वो इस इदारे के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे, तो नेफ्टेक में जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ थी बैठी हुई, उन्होंने कहा ये SBI क्या चीज़ है, इसके साथ जो वर्ड इंटेलिजेंस है, इससे तो हमें ख़तरनाक सी फीलिंग आ रही है। तो पहले तो साबित किया कि ये इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस नहीं है, ये जहानत वाली इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो फिर अगला मसला, उन्होंने कहा जी ये इदारा, जिस इदारे में आप ये काम कराएंगे, ये इदारा कौन से बोर्ड से रजिस्टर है? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बोर्ड नहीं होता है। उन्होंने कहा अच्छा फिर HEC से रजिस्टर है? उन्होंने कहा जी हम HEC को भी नहीं फॉलो करते। उन्होंने कहा फिर यूनिवर्सिटी से रजिस्टर है? ना यूनिवर्सिटी से रजिस्टर है, ना HEC से रजिस्टर कैसे? हमने कहा हम ICAP से रजिस्टर। उन्होंने कहा वो क्या चीज़ होती है? तो हमने उनको ICAP का सारा सिस्टम बताया, सारा कुछ बताते रहे, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। उन्होंने कहा ये ना समझ में आने वाली चीज़ है कोई, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट का सेटअप है, ये हमें तो कहीं से भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है, ये कैसे चल रहे हैं। उनको ऑर्डिनेंस भेजा, एनेक्टमेंट बताई, उसका ICAP का पूरा स्ट्रक्चर बताया। तो गवर्नमेंट के ही एक इदारे को गवर्नमेंट के दूसरे इदारे के बारे में नहीं समझ आ रहा था क्या है। तो इन्होंने नेफ्टेक वालों ने पूछा अच्छा बताएं फिर अब ये इस इदारे को हम कैसे रजिस्टर करें? उन्होंने कहा आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हो जाएंगे तो हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। तो अचानक से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुआ, जिसका कॉमर्स से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं रजिस्टर हुआ हूँ और उसके बाद जाके इस SBI को इजाज़त मिली है कि नेफ्टेक के कोर्सेज करवा सके। तो कहने का मतलब है कि ICAP तो गवर्नमेंट को नहीं समझ आया, आपको कैसे समझ आना है? ICAP मेंबर्स को समझ नहीं आया, आपको समझ आ जाना है? ICAP जिन्होंने बनाया था उन्हें ICAP समझ नहीं आया। ICAP जो है ना वो एक यूनिक इदारा है, एक बड़ा स्पेशल इदारा है जो पाकिस्तान में अकाउंटेंसी के प्रोफेशन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। पता नहीं ICAP को आपको कितना बुरा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मैं तो हर साल बहुत सारे पैसे देता हूँ, मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन यकीन माने आज के भी इस मुश्किल दौर में एक इदारा ऐसा है जो एक अच्छा कैरियर दे रहा है, जो कम पैसे ले रहा है, जो गरीब परवर है, जिधर किसान का बच्चा भी आके पढ़ सकता है, जिधर रेडी वाले का बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके वालिदैन से मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि यार लोग कितना गुर्बत से, कितनी मुश्किलात से निकल के आते हैं, पढ़ते हैं और इस पढ़ाई को अफोर्ड भी कर लेते हैं। क्लासेस सस्ती हैं, ICAP की फ़ीस सस्ती है। इस वक्त यूनिवर्सिटियों के जो हालात हैं बहुत मुश्किल हैं, हर तरफ की, इवन स्कूल नर्सरी क्लास की फ़ीसें ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है वो इस प्रोफेशन में फ़ीस कम है। तो ICAP के पैसे और कॉलेजेस के पैसे वगैरह ये इतने हैं कि जो सम हो किसी ना किसी तरह लोगों की अफोर्डिंग में आ जाते हैं। और उसके बाद कम से कम ये होता है कि हम ड्यूरिंग एजुकेशन ही पढ़ाई के फेज़ की तरफ उस फेज़ की तरफ चले जाते हैं कि हम एक प्रोफेशन में चले जाएँ।
इंजीनियरिंग के 4 साल करने के बाद भी कई दफ़ा आप मास्टर्स करते हैं, तब जाके नौकरी की कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है। यहाँ पे आप अगर टाइम से सारे पेपर पास कर रहे हैं तो 2 या 2.5 साल बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोफेशन आपको पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाती है। ये बाकी प्रोफेशंस में नहीं है इस तरह से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे उस पॉकेट मनी को सैलरी के साथ कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या बात है, इतना साल हो गया इतनी कम सैलरी। वो सैलरी नहीं है, आप एजुकेशन है। एजुकेशन 2 तरीके से होती है, कुछ एजुकेशन मिलती है किताबों में मत्था मार के, कुछ एजुकेशन मिलती है प्रैक्टिकल दुनिया में जाके। तो प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप उनके साथ चीज़ें सीखते हैं और इस सीखने के दौरान आपको एक पॉकेट मनी आई कि अपने कमिट की हुई है और वो फर्म को वाजिब कर देता है कि भाई आपने जब इनसे काम करवाना है तो आपने कम से कम इनको इतनी पॉकेट मनी देनी है। इसको हम वजीफ़ा बोलते हैं, ये वजीफ़ा है, ये फॉर अप्रिसिएशन है कि एक बंदा सीख रहा है तो चलो उसको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। ये वो सैलरी नहीं है जिसमें उसने अपने बाल बच्चों का गुजारा करना है। अब वो बच्चे जनाब इंटरनेट पे लिखना शुरू कर देते हैं कि अगर एक बंदा हो, फिर उसकी बीवी हो, फिर उनके 4 बच्चे हों तो उनके घर का इतना खर्चा है और ऐसे ऐसे करके कैसे स्टाइपेंड से पूरा होगा। भाई स्टाइपेंड तो आपको वो वजीफ़ा मिल रहा है जो पढ़ाई के दौरान मिला है। ये ऐसी है जैसे यूनिवर्सिटी में जो तीसरे साल में बैठा हुआ यूनिवर्सिटी वाले इजाफी उसको 25,000 रुपये देना शुरू कर दें और वो यूनिवर्सिटी से लड़ना शुरू कर दे कि जी इसमें तो मेरे बस के किराए पूरे नहीं हो रहे, इसमें तो फलाना। भाई वो पैसे किराए पूरे करने के लिए नहीं दिए हैं, वो एक एक्स्ट्रा वजीफ़ा है। हाँ, अच्छे गैरतमंद बच्चे, वालदैन का ख्याल रखने वाले बच्चे उस वजीफ़े के अंदर अपना गुजारा करके वालदैन से कहते हैं अब हमें पैसे देना बंद कर दें, तो वो बच्चे उसमें अपनी रिहाइश, खाना और चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मिनिमम वजीफ़ा है। कुछ फर्म्स इससे ज़्यादा भी देती हैं। दूसरा, जब आप क्लाइंट्स पे जाते हैं तो मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे जाने आने के आपको अलग से भी पैसे मिलते हैं और कई क्लाइंट्स आपको एक टाइम का खाना खिलाते हैं, कई टाइम खाना नहीं खिलाते क्लाइंट तो उसके पैसे देते हैं। तो एक टिपिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट 8-10 हज़ार रुपया औसतन इजाफी बनाता है और ये 25 इसलिए हमें और कम लग रहा है कि ये 25 पिछले साल की जून में तय हुआ था, उसके बाद से भी जो महंगाई हुई है तो अभी इस जून में दोबारा से इस 25 को रिवाइज कर रहे होंगे तो वो होगा। लेकिन कभी भी आपको कोई कंपैरिजन करता नजर आए और वो कहे कि ये सैलरी और ये इतनी कम सैलरी है तो ये ज़्यादती वाली बात है। विज़ा विज़ कंपेयर करें। फिर बच्चे क्या कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है हमारे यहाँ वजीफ़ा है, हाउस जॉब इनके भी तो पैसे मिलते हैं मेडिकल में, वो कितने होते हैं 65। कब मिलते हैं? दूसरे साल। तो 5 साल बाद आपको इससे भी ज़्यादा मिल रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मेडिकल वाला बंदा 1 साल फेल हो जाए तो फिर भी उसे 5 साल बाद में ये पैसे मिलेंगे? अगर 2 साल फेल होता रहे कब मिलेंगे? तो ये 5 साल की अजम्पशन कब है? जब फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो रहा होगा। अब विज़ा वेस कंपेयर करते हैं। इधर बंदे को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कराते हैं, एक बंदा आए और 2 साल में कैफ करके फर्म में चला जाए, 2 साल बाद वजीफ़ा मिलना शुरू हो गया 50,000। दूसरे केस में उसे कब मिलता? 5 साल बाद। आप इधर 3.5 साल गुजारें और इंडस्ट्री में चले जाएं, लाख रुपए पे पहुंचे हुए होंगे, 1.25 लाख पे पहुंचे हुए होंगे, 1.5 लाख पे पहुंचे हुए होंगे। पेपर पास कर लिए हैं तो फिर कहानी पौने 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फर्म थी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से सर्कमस्टांसेस थे, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चांस मिला, डिपेंडिंग अपॉन अभी पिछले दिनों अचानक से FBR जोश में आ गया था, FBR ने बहुत सारी नौकरियां निकाली, फाइनलिस्ट 2-2 लाख रुपए पे जॉब दी उन्हें। तो वजीफे को सैलरी से कंपेयर नहीं करना, ये एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है जो ICAP ने वाजिब कर दी है इन फर्म्स को। यकीन माने अगर ICAP फर्म्स को पाबंद ना करे तो फर्म्स का बिल्कुल दिल ना करे आपको पैसा देने का, और अगर फर्म कोई भी पैसे ना दे तो आप फिर भी शौक से जाएंगे फर्म के पास। क्यों? वो आपको सिखा रहे हैं। क्या हम आपको पैसे देते हैं फिर भी आप हमारे पास आते हैं और आने के पैसे देते हैं? हम भी तो सिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह से फर्म वाले भी सिखा रहे हैं। तो फर्म वालों के पास अगर आप जा रहे हैं और फर्म वाले आपको वजीफा दे रहे हैं, हाँ बस हम में आप में फ़र्क ये है कि हम आपको सिखा के भेज देते हैं, हम अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे कर पा रहे होते हैं। फर्म वालों के पास जब आप जाके सीख रहे होते हैं तो सीखने के दौरान फर्म को भी फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो ICAP ने फिर वहाँ रखा है कि भाई फर्म वालों जब तुम्हें इन बच्चों से फ़ायदा हो तो तुमने कम से कम इनको इतना वजीफ़ा कम से कम देना है, ज़्यादा दे सको तो बहुत अच्छी बात है। कई फर्म ज़्यादा भी देती हैं, इंडस्ट्रियाँ 40-40, 45-50, 50,000, 60,000 तक वजीफ़ा दे देती हैं। तो एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि इसको हमने वो नहीं काउंट करना, सैलरी नहीं काउंट करनी। एक दफ़ा ICAP के प्रेसिडेंट ने एक तकरीर में इस तरह से कहा, उन्होंने कहा जी बच्चे अब एक अजीब सा कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कहते मैं एक जगह गया, एक बच्चे ने कहा जी मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर। उन्होंने कहा भाई क्यों, तुम्हें क्या शर्मिंदगी है? उसने कहा जी मैं एक ट्रेनिंग स्टूडेंट हूँ और मैं जिस जगह पे गया हुआ हूँ वहाँ का ऑफिस बॉय मुझसे ज़्यादा तनख्वाह कमा रहा है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो क्या ICAP को शर्मिंदगी नहीं होती? अब ICAP के प्रेसिडेंट थे,
उन्होंने कहा यार अगर तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है तो वाई डोंट यू ज्वाइन दैट प्रोफेशन, बन जाओ ऑफिस बॉय, ज़्यादा पैसे हैं ना, बन जाओ। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिस प्रोफेशन में उसकी वर्थ है, लेकिन वो वर्थ अभी नहीं मिलनी है, वो वर्थ वो घुलने के बाद मिलनी है, वो तकलीफ़ों से गुजरने के बाद मिलनी है। तो ऐसे में ये फॉल्स कंपैरिजन है इस तरह से कि आप सैलरी और स्टाइपेंड को, अब अगेन अचानक से कोई भी ऑनलाइन का बच्चा जो है वो ये वीडियो देखने के बाद उसमें से क्लिप निकाल के कहेगा आब्दी साहब की वजह से ये फ़िरौन जो है वो इस पे कायम है और जो है ना ये इस फ़िरौनियत को प्रमोट कर रहे हैं। भाई मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जो आर्टिकल्स में जाएं उनको बड़े अच्छे पैसे मिले। मेरी कल को फर्म होगी तो मैं उसमें आर्टिकल्स के अंदर लोगों को अच्छे पैसे दूंगा। हमारे पास जो कैफ करने के बाद जॉब कर रहे हैं वो आई कैप के आर्टिकल्स की फ़ीस से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। इवन हमारे पास जो कैफ भी कंप्लीट नहीं करते हम उनको भी आई कैप के स्टाइपेंड का 90% दे रहे हैं कि अभी वो एजुकेशन के फेज़ में है। और जो हमारे पास जॉब कर रहे हैं कैफ करने के बाद हम उनको अच्छे पैसे दे रहे हैं। तो मैं हरगिज़ इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि बंदों को कम पैसे मिलें, लेकिन ये एटीट्यूड बड़ा गलत है कि आई कैप ने आपको सेफ गार्ड करने के लिए कम से कम स्टाइपेंड रखा हुआ है। पता है आई कैप जब इसको कहेगा ना 40,000 दो, 45,000 दो, 50,000 दो, फर्म ने 2 के बजाय 1 बच्चा रखना है, उसी से सारा जूस निकालना है। तो मुझे वो दुख ज़्यादा नज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 25,000 30,000 जो भी स्टाइपेंड हो, जितना हो वो आपको मिले, आपको कम से कम एक मोटिवेशन रहे कि मुझे एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल रही है। हाँ, अगर आप उसके ऊपर अपनी शादी प्लान करके बैठे हुए तो वो गलत बात है। तो जहन में रखना है कि आप स्टूडेंट हैं और विज़ विज़ कंपेयर करें। 2 साल बाद के मेडिकल को और 2 साल बाद के यहाँ के बंदे को कंपेयर करें। मेडिकल वाले को भी अगर वो क्या कहते हैं हाउस जॉब का जो अलाउंस मिलेगा, वो जो ज़्यादा वाला अलाउंस है, तो वो उसे मिलेगा 5 साल गुजारने के बाद 6ठे साल में जाके, और आपको तीसरे साल में मिलेगा। तो 3 साल बाद मिलने वाली चीज़ या 2 साल बाद मिलने वाली चीज़ को 5 साल बाद मिलने वाली चीज़ से कंपेयर करना वैसे ही विज़ नहीं है। और कंपेयर करना है तो सिर्फ 6 महीने और गुजार लें, उसको आधे साल बाद भी जो मिल रहा होगा वो वहीं पे खड़ा हुआ होगा। और आप जब आर्टिकल्स के बाद निकलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया या नहीं किया, हाउस जॉब वाले को भी फर्स्ट अटेम्प्ट करने पे ही 5वें साल में मिलेंगे ना हुआ तो उसको भी तो डिले हो जाएगा। तो बस ये एक जहन में रखना है कि ये एक छोटा सा वजीफ़ा होता है जो आपकी अप्रिसिएशन के लिए होता है। फर्म इसे बढ़ा सकती हैं, उन्हें चाहिए उसे बढ़ाएं। ये अच्छा नहीं है कि वो कम वजीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ाते और आई कैप भी ग्रेजुअली चलता है तो आई कैप ओवरऑल आपको सोच रहा होता है कि ज़्यादा बढ़ाने से भी आपको नुकसान होगा। तो अभी फिर से जून आने वाला है, तो हो सकता है इस दफ़ा फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। अच्छा, बच्चों को जब इंक्रीज़ हो तो बच्चों में खुशी होनी चाहिए। बच्चे पहले से ही उदास होने का तरीका निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, अभी से इंटरनेट पे आना शुरू हो जाएगा कि आई कैप का स्टाइपेंड कम से कम 60,000 होना चाहिए। कोई कहेगा नहीं 60 में आजकल क्या होता है, 70 होना चाहिए। कोई कहेगा 55 होना चाहिए। आई कैप कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से उठा के 30 कर दिया। लोग नीचे गालियां दे रहे होंगे, इसलिए कि गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली ना। मीडिया में खुद ही बैठ के किसी ने कहा था, आई कैप ने थोड़ी कमिट किया था, और अचानक से कह देंगे नहीं नहीं हमने तो सुना था 60 हो रहा है, ये आई कैप ने क्या किया, ये तो जुल्म है, ये तो नाइंसाफ़ी है। और अगर हम टीचर बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहें कि अच्छा यार जो भी है तुमने सिस्टम में रह के इसमें बुराइयां हैं, परेशानियां हैं, तुमने अपने आप को बेहतर करना है, तो हम भी देशद्रोही डिक्लेयर हो जाएंगे। ये तो गद्दार हैं, ये तो सपोर्ट करें। मेरा क्या फ़ायदा इन फर्म वालों को सपोर्ट करके? मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो मैं कॉलेजों को करूं जिनको मैं कर नहीं पा रहा। फीस हम बढ़ा नहीं रहे, बच्चों की हर चीज़ हम सुन रहे हैं, हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों की मदद की जाए, और जहां मदद नहीं कर सकते वहां कम से कम उन्हें मोटिवेट कर दिया जाए कि भाई ये मुश्किल हालात हैं, इनसे गुजर के आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो वापस आते हैं, लंबी चौड़ी हमने तकरीर कर दी। क्या पीछे के टॉपिक की सारी बातें समझ आ रही हैं? पक्का? आगे चलते हैं। आई कैप के बारे में ज़्यादा पूछना आप लोगों ने शुरू किया था, मैं अच्छा भला आपको बचा रहा था कि नहीं हमारे सिलेबस में, दूर रहें। आपने आई कैप को वो कर दिया, तो फिर जो है ना वो आई कैप के जो दुख हैं वो फिर मैंने आपसे शेयर किए। अब हम रूल्स देखते हैं नेम्स से रिलेटेड, कि नेम्स के क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, क्या नाम रख सकते हैं, क्या नाम नहीं रख सकते। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, टाइम के हिसाब से हम एक दूसरा यूनिट कर सकते हैं, मेमोरेंडम के कंटेंट्स कर लेते हैं, वो ज़्यादा मज़ेदार और इजीली टाइम फ्रेंडली भी है। बस अगर मेरा लैपटॉप चल गया ना तो बस आगे सारे मसले हल हो जाएंगे। चल पड़ा। मेमोरेंडम नाम के ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह आगे करते हैं। अभी डिस्कशन करते हैं
मेमोरेंडम, हमने क्या कहा था, आप नाम चूज करें, मेमोरेंडम बनाएं, आर्टिकल्स बनाएं और जमा करा दें। अब ये जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है जिस पे सारी बातें लिखी हुई हैं। कागज का टुकड़ा, एक इस तरह से एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ पैराग्राफ डाल के कुछ बातें लिखने की कोशिश की है, और एंड पे एक टेबल सा आ जाएगा जिसमें सारे लोगों की डिटेल्स आ रही होंगे। कुछ इस तरह की शक्ल का डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सीरियल नंबरिंग लगी हुई होती है, नंबरिंग आ रही होती है, 1 2 3 4 पैराग्राफ बने हुए होते हैं, और हर पैरा किसी ना किसी खास बात का जिक्र करता है। इनमें से हर पैरा या हर पोर्शन को हम कहते हैं क्लॉज। ये मेमोरेंडम की क्लॉजेज हैं। तो एक मेमोरेंडम जो है वो प्रिंट होना चाहिए, उस पे तारीख आनी चाहिए, उस पे उसकी जो ऑफिशियल क्लॉजेज लॉ ने बताई हैं वो आनी चाहिए, और जब मेमोरेंडम एंड हो तो एंड पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके नाम, पते, उनकी डिटेल्स, फादर नेम, शेयर्स, वो उनका ऑक्यूपेशन, उनका NIC, ये सारी डिटेल आनी चाहिए, और उन सब के साइन आने चाहिए यहाँ। और फिर एक गवाह भी साइन करे कि मेरी मौजूदगी में इन सब लोगों ने साइन किए, क्योंकि कंपनी तो नज़र आती नहीं, एक बंदा सारे लोगों के साइन करके कागज़ जमा करा दे, तो फिर एक गवाह हो वो भी उस पर साइन करे और ये चीज़ जमा करा दें, तो ये पूरा जो कागज़ है ये कहलाएगा मेमोरेंडम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे कि इस मेमोरेंडम में क्या क्लॉजेज हैं, इस मेमोरेंडम में कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो घबराए तो नहीं बैठे, मेमोरेंडम में क्या क्लॉजेज हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम में आएगी नेम क्लॉज। ये चैप्टर 2 है, चूँकि चैप्टर 1 से हम अब आगे जा चुके हुए हैं। चैप्टर 2 की हमने निकाल ली है क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की पहली अहम क्लॉज नेम क्लॉज। एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सवाल आपसे कि नेम क्लॉज में क्या बताना चाहिए। नाम, बेचारे नेम क्लॉज के नेम्स ही पता लग गया कि इसमें नेम आएगा, तो नेम क्लॉज में नेम आएगा। बस खास बात यह है कि ये कंपनी की टाइप आप नाम के साथ कुछ वर्ड्स से दिखाएंगे। आप अगर पब्लिक कंपनी है तो आप अपने नाम के एंड पे लिखेंगे लिमिटेड, आप अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर हैं तो आप लिखेंगे, गारंटी वाले हैं तो, और अनलिमिटेड है तो। कंपनी का नाम है, फर्ज करें, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल्स, ये कंपनी का नाम है। अब जो भी आपका स्टेटस होगा आप अपने मेमोरेंडम में और अपनी हर जगह वो पूरा नाम लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, पूरा बताएं ना, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल्स लिमिटेड, QATL, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल्स लिमिटेड। यहाँ क्या लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसलिए बड़ा और तकलीफदेह नाम रखा है कि आपको पता लगे कि कंपनियों पे क्या गुजरती है। वो पहले अपना नाम रखते हैं, फिर ये आ जाते हैं, कहते हैं ये एंड पे ये टुनटुने लगाओ। अब ये दुम चले एंड पे नाम के लगाने पड़ते हैं ये सारे। ये क्या लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल SMC प्राइवेट लिमिटेड, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल गारंटी लिमिटेड, कुतुबुद्दीन ऐबक टेक्सटाइल अनलिमिटेड। तो सबसे पहले नाम लिखें और नाम के साथ ये क्लोजिंग वर्ड्स लिखें। याद करें ये क्लोजिंग वर्ड किसी को उन्होंने मना कर दिया था, नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 42 वाली कंपनियां, उसको कहा था देखो तुम नाम के एंड पे ये वर्ड मत लगाओ, इससे कमर्शियल वाली फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहली सबसे आसान क्लॉज है नेम लिखेंगे, और नेम में नेम के साथ इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे। अगला मुद्दा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताएंगे। होता क्या है, पूरे पाकिस्तान में SECP का निज़ाम है, आपको याद होगा इसके जोनल ऑफिस कई जगह पे थे, फिर इनके रजिस्ट्रार तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। रजिस्ट्रार उन 6 बंदों को और किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के किसी भी बंदे को जिसको ये कह देंगे वो रजिस्ट्रार है। तो हर जगह कंपनी लाड़काना में भी हो सकती है, चीचा वतनी में भी हो सकती है, लाहौर में भी हो सकती है, कराची में भी हो सकती है, सम्मा सट्टा में भी हो सकती है। जिस भी जगह कंपनी होगी वो अपने आसपास के जोन में देखेगी कि उसको कौन सा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार लगता है, CRO कौन सा लगता है उसको, उसके मुताबिक चलेंगे। फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने चीज़ों को सूबे लेवल पे डिवाइड किया हुआ है। तो जब भी एक कंपनी किसी सूबे में पैदा होगी तो उसको उसकी सूबे के जो लोग हैं कंट्रोल करने वाले वो लगेंगे।
तो ऐसे में जब आप रजिस्टर हो रहे हैं तो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये डिक्लेयर करना है कि आप पाकिस्तान के कौन से जोन में रजिस्टर हो रहे हैं। क्या आप पंजाब में रजिस्टर हो रहे हैं, आप KPK में रजिस्टर हो रहे हैं, आप कहाँ रजिस्टर हो रहे हैं, या तो सूबा बता दें। समटाइम क्या होता है वो इलाका किसी सूबे में नहीं काउंट हो रहा होता। जैसे हमारे बहुत सारे कबायली इलाका जाते हैं, जैसे वज़ीरिस्तान है, जैसे इस्लामाबाद है, वाना है, बहुत सारे ऐसी एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान में हैं, किसी सूबे में नहीं। तो फिर आप उस इलाके का नाम बताएंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बेसिकली आपने बताना होता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन किस जोन में हुई है। वो प्रोविंस या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस जिसमें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा, हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस सूबे में बनाएंगे। हम अपना मेन मरकजी दफ्तर सूबा पंजाब में बनाएंगे, सूबा सिंध में बनाएंगे, शहर इस्लामाबाद में बनाएंगे, वज़ीरिस्तान में बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर में बनाएंगे, वट एवर विच इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। आप उस इलाके का नाम लिखेंगे। और इफ़ सम प्लेस इज़ अ पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस तो क्या करेंगे, उस सूबे का नाम लिखेंगे। याद रहेगा। एक बात याद रखने वाली है कि ये एड्रेस नहीं लिखना है यहाँ रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में। क्या यहाँ क्या लिखना है, सूबा। तो फिर उनको कैसे पता लगेगा आपका क्या एड्रेस है। कंपनी बन जाने के बाद आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर अपना एक रजिस्टर ऑफिस ढूंढ ढांड के रखना होता है और फिर उसका एड्रेस उठा के रजिस्ट्रार को अलग से बताना होता है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने उनको अपना रजिस्टर ऑफिस एड्रेस नहीं बताना, अपनी लोकेशन बतानी है, अपनी जुरिस्डिक्शन, आप कौन से हल्के में आते हैं वो बता देना है। और फिर 30 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्टर ऑफिस बनाएंगे और वो उन्हें बता देंगे। कल को अगर वो चेंज हो गया तो 15 दिनों के अंदर अंदर उनको बताएंगे कि हमारा ये एड्रेस यहाँ से निकल के यहाँ चला गया है। लेकिन याद रहे कि मेमोरेंडम में जो चीज़ लिखी हुई है वो सूबा है या पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। याद रहेगा। तो नेम क्लॉज हमें समझ आ गई, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज समझ आ गई। अब हम देख रहे हैं कि कंपनी बनते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना रही होती है। तीसरी चीज़, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आपका मेन काम धंधा क्या होगा। एक काम करते हैं, जब इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे तो टाइम लग रहा होगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि वो हो अभी तो आगे और बहुत पढ़ना है। ज़रा आगे वाली क्लॉजेस पढ़ लेते हैं जो आसान आसान क्लॉजेस हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पे आएंगे। लाइबिलिटी क्लॉज नाम से क्या साबित हो रहा है, इस क्लॉज में क्या बताएंगे, हम अपनी लाइबिलिटी के बारे में लोगों को बताएंगे। अब आपने तो क्लास में पढ़ लिया, सब लोग क्लासों में थोड़ी पढ़ेंगे। तो एक आम आदमी को अगर जानना है कि इस कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एक बड़ा प्यारा सा जुमला लिखेगी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड कंपनी है वो बड़ा प्यारा सा जुमला लिखेंगे, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। आसान जुमले। गारंटी लिमिटेड वाली पहले तो लिखेगी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, फिर उस गारंटी अमाउंट के बारे में बात करना शुरू कर देगी। An additional sentence is also added to clarify the extent of liabilities of members of that company in the event of its being wound up। अगर हम बंद हो गए तो हमारे हर मेंबर कितने के लिए पाबंद है उसका एक एक्स्ट्रा जुमला लिखेंगे। पुराने ज़माने में आई के अपने बेयर लॉ से वो पूरा जुमला लिखा होता था जिसमें वाइंडिंग अप की बातें होती थी। तो उस टाइम पे आई कैप को बार बार कहा कि भाई ये अभी बच्चों के सिलेबस में वाइंडिंग अप नहीं है, आप इसको हटा दें। उन्होंने उसको उस वक्त हटाया जब वाइंडिंग अप सिलेबस का हिस्सा बन गया। जब बच्चों को समझ आनी थी तो वो जुमला पी गए, और जब समझ नहीं आती थी तो जुमला लिखा होता था। तो अभी तक उन्हें भूल गया है कि वाइंडिंग अप, मतलब वो उस वाइंडिंग अप के दौरान उन्हें बिल्कुल भूल गया था, लेकिन अब ये कंपनसेटिंग एरर है, दोबारा से ठीक हो गया कि अभी वाइंडिंग अप बच्चे नहीं पढ़ते। तो यहाँ वाइंडिंग अप के अंदर की कहानी नहीं है। कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेंटेंस लिख देंगे, पता नहीं कौन सा, जो बताएगा कि आपकी एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटीज क्या होगी अगर कंपनी वाउंड अप हो जाए। ये तीनों समझ आ गए। लिमिटेड बाय शेयर क्या लिखेगी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। अनलिमिटेड क्या लिखेगी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। और जो दरमियान वाली लाइबिलिटी इज लिमिटेड, और फिर एक जुमले में वो सारी लाइबिलिटी समझाएंगे। अगली क्लॉज, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज। असूलन मैंने आपको समझाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रह नहीं पाऊंगा। अकाउंटेंट सामने हो और ऑथराइज कैपिटल मैं समझाऊं, ये बात तो समझ से बालातर है। क्या होता है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल? ये मैक्सिमम अमाउंट जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई होती है। क्या ये आज के दिन का कैपिटल होता है?
नहीं, ये वो टोटल लिमिट होती है। आप कहते हैं हमारी कंपनी का हो सकता है 70 मिलियन तक जो है वो हमारा शेयर कैपिटल जा रहा हो, तो जिस दिन आप रजिस्टर होते हैं आप उस दिन ये बताते हैं कि हमारा मैक्सिमम शेयर कैपिटल, कल को जरूरत पड़ने पे से बढ़ाया कम किया जा सकता है, लेकिन एट द टाइम आपने इनकॉर्पोरेशन अंदाजा देना होता है कि आपका ऑथराइज कितने की आपने इजाजत दी हुई है कि हम कहाँ तक जाएंगे, वो कहलाएगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में क्या बताएंगे? 3 बातें बताएंगे। टोटल कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वैल्यू पर शेयर कितनी है, फेस वैल्यू, क्वांटिटी और दोनों का मल्टीपल जवाब। तो फिर आप कुछ इस तरह का जुमला लिखेंगे कि हमारा ऑथराइज कैपिटल 70 करोड़ है जिसमें 7 करोड़ शेयर्स 10 रुपए ईच हैं। Authorized capital of company is rupees 700 million divided into 70 million shares of rupees 10 each। इस तरह का जुमला लिखेंगे। किताब से पूछते हैं। ये मेरी डिवाइस बेचारी, यहीं से कर लेता हूं। Amount of share capital with which company proposes to be registered and the division into shares of fixed amount। ये बात समझ आई। फिर आगे 1-2 जनरल बातें। हर सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कम से कम 1 शेयर लेगा। हर बंदा अपने नाम के सामने कम से कम 1 शेयर, यानी मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर बनने के लिए कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 शेयर तो आपको लेना पड़ेगा। बगैर शेयर होल्डर बने आप कंपनी के शुरू के मेंबर नहीं बन सकेंगे। हर सब्सक्राइबर अपने नाम के सामने नंबर ऑफ शेयर जो उसने लिए हैं वो लिखेगा। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये क्लॉज आएगी ही नहीं अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है। शेयर कैपिटल होगा तो ये क्लॉज आएगी, शेयर कैपिटल ना हुआ तो ये क्लॉज नहीं आएगी। क्या ये बात समझ आई? फिर हमारे पास आ जाती है अंडरटेकिंग एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। वो तमाम लोग अपनी सब्सक्राइबर्स अपनी डिटेल देंगे और एक वादा करेंगे। वादा बड़ा मजेदार सा है। कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड। कंपनी वो वादा करेगी जो SEC भी बता देगा। हमारे सिलेबस में ऐसा अक्सर जगह होगा, अक्सर लिखा होगा एज मे बी स्पेसिफाइड, तो आपने मुस्कुरा देना है कि जो भी स्पेसिफाई किया आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक वादा लिखेंगे, वो वादा लंबा चौड़ा सा होता था, उसमें पाकिस्तान के कुछ इलीगल बिजनेसेस की लिस्ट होती थी और कहते थे कि ये काम हम नहीं करेंगे। तो वो कौन सा वादा है? जो वादा बता देंगे वो लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर्स अपने नाम, अपने एड्रेस और अपने अदर पर्टिकुलर्स डालेंगे। सब्सक्राइबर्स साइन करेंगे मेमोरेंडम को इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, एक गवाह की मौजूदगी में करेंगे, और विटनेस भी अपने नाम, पते और अपनी सारी चीजें देगा। फिर एक प्यारा सा जुमला लिखेंगे, वी द सेवरल पर्सन, हम चंद लोग, हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सब्सक्राइब, जिनके नाम पते दिए गए हैं, आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, हम चाहते हैं कि हम एक कंपनी बन जाए। इन परसुएंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो हम डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं इसके तहत हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें रजिस्टर कर दें। एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री, हम बिल तरतीब ही एग्री करते हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे नाम के सामने लिखे हुए हैं, जब ये कंपनी बन जाएगी इसके इतने शेयर्स हम लेंगे। हम चंद लोग इस कंपनी को बना रहे हैं और जब ये कंपनी बन जाएगी तो इसके इतने इतने शेयर्स हमारे पास होंगे। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे आपने कहना है कि हम चंद लोग जिनके नाम पते दिए हुए हैं अपने सारी डिटेल्स देंगे और फिर आप उसका पार्ट बन जाएंगे। जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है फादर नेम, इसी तरह से कंपनी के मेमोरेंडम पे लिखा होगा कि कंपनी के बानियान कौन थे। ये क्लॉज चेंज नहीं होगी। कंपनी को 200 साल भी गुजर जाएं तो बानियान के नाम लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो है वो ये वाली कंपनी बनाई थी। बात समझ आ रही है? क्लॉजेस सारी हो गई, एक क्लॉज रह गई जिस पे थोड़ी ज़्यादा डिस्कशन है, उधर चलते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, मेन काम। थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 2017 से पहले या 2016 से पहले 1984 का जो लॉ था उसमें लिखा होता था कि आप अपने सारे मकासद बताएंगे। तो मज़े की बात है कि अगर कोई स्कूल चलाने वाला कहता था मैं स्कूल चलाऊंगा, तो कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट के लोग छापा मार के कहते थे आपने स्कूल चलाने का कहा था, अंदर कैंटीन क्यों चला रहे हैं। अगर वो कैंटीन भी लिख देते थे तो कल को छापा मार के कहते थे किताबें क्यों बेच रहे हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं था। तो ज़माने में इतनी मुसीबत पड़ी हुई होती थी कि जिस भी सेक्टर में आपने जाना होता था आप उसके फॉर्मेट इंटरनेट पे पढ़े होते थे, 17 सफ़े के मेमोरेंडम
किसी ने स्कूल सोचा है तो यूनिवर्सिटी के एंड तक की सारी बातें लिख देते थे, ताकि कल को आप जो भी कर रहे हैं वो गैर कानूनी ना हो जाए। क्योंकि हर कंपनी वो करेगी जो उसके मेमोरेंडम में लिखा है, तो मेमोरेंडम में पहले लिखने होते थे ऑब्जेक्ट्स। तो पुराने ज़माने में से हम कहते थे ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई पुराना एग्जामिनर अभी भी वर्ड ऑब्जेक्ट लिख दे तो आपने परेशान नहीं होना। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब है आप अपने मकासद बताएं। फिर कंपनी लॉ रिवाइज हुआ, उसने कहा यार क्या मुसीबत डाली हुई है, कंपनी जो मर्जी करना चाहती है करे, अपना मरकजी काम बता दे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, भाई आप फर्नीचर का काम भी करना चाहते हो, फार्मेसी का काम भी करना चाहते हो, आप बेकरी का काम भी करना चाहते हो, शादी हॉलों का काम भी करना चाहते हो, जितने भी काम करना चाहते हो बता दो तुम्हारा मेन काम क्या है। वो यहाँ बता दो कि हमारा मेन काम ये होगा और उसके अलावा हम हल्के फुल्के और काम करते रहेंगे। प्रिंसिपल लाइन मेंशन होनी चाहिए मेमोरेंडम में, और ये आपके नाम से मुताबिकत खाती हो, नाम से इख्तलाफ ना रखती हो। मैचिंग शायद ज़्यादा प्यारा वर्ड नहीं है, हमें कहना चाहिए आपके नाम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका काम बेकरी का है और आपके नाम में आ रहा हो फार्मेसी। फार्मेसी भी आपका काम है और बेकरी भी आपका काम है, लेकिन आपके नाम की मुताबिकत आपके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से होनी चाहिए, किसी और लाइन ऑफ बिजनेस से नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अब सवाल ये कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चूज़ कैसे करें। उन्होंने हमें एक हिंट दे दिया है। उन्होंने कहा अगर आपके कोई भी 3-4 तरह के बिजनेसेस हैं तो आप देखो उनमें से कौन सा बिजनेस ऐसा है जहां से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, या फिर देख लो कि उन चारों में से कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं। तो नॉर्मली वो बिजनेस जहां सबसे ज़्यादा एसेट्स होते हैं, नॉर्मली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी वहां से आ रहा होता है। बट अगर फंस गए उन 4 में से बिजनेस ए से आपको रेवेन्यू ज़्यादा आता है और बिजनेस सी से आपको एसेट्स वहां पे ज़्यादा है, अब इन 2 में से कौन से बिजनेस को अपना प्रिंसिपल लाइन कहें? उन्होंने कहा इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसे देख लो। तो जो ज़्यादा इन 2 में से होगा वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। इंग्लिश के मुताबिक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और टू बी हेल्ड, या अभी हैं या हो सकता है अभी कंपनी बना रहे हैं तो आपने सोचा हुआ है, तो वहां जहां आपके सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं या प्लान है एसेट्स का, या जहां सब्सटेंशियल रेवेन्यू अर्न हो रहा है और लाइकली टू बी अर्न, तो वो जहां सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है या जहां आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, वो जहां सबसे ज़्यादा एसेट है या आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा एसेट आएंगे, इन दोनों में से जो हायर है, विच एवर इज हायर, वो बन जाएगा आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो हमने देखना ये है कि हमारे उन सारे बिजनेसेस में से कहाँ का रेवेन्यू या मुमकिन रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, या कहाँ के एसेट्स और मुमकिन एसेट्स सबसे ज़्यादा हैं। और अगेन एसेट्स और रेवेन्यू में अगर क्लैश पड़ जाए तो इनमें से जो बड़ी आइटम है उसके हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। कंपनी कोई भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी करना चाहे या अपने मेन बिजनेस को अटेन करने के लिए जो भी सेकेंडरी छोटे मोटे काम करना चाहे उसे अलाउड है, लेकिन आप किसी ऐसे कारोबार में नहीं जाएंगे जो लॉ ने मना किया हुआ है या जिसको किसी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ने मना किया हुआ है। आसान अल्फाज में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इलीगल अनलॉफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसमें आपको लॉ ने मना किया है कि ये काम बगैर लाइसेंस लिए नहीं करेंगे। लाइसेंस ले लो तो और बात है। तो कोई कंपनी इलीगल काम नहीं करेगी और कोई कंपनी ऐसा काम नहीं करेगी जो बगैर लाइसेंस करना मना है, लाइसेंस लेके करेगी, बगैर लाइसेंस लिए नहीं करेगी। लीजिंग का काम करने के लिए लैब का लाइसेंस चाहिए होता है, लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप लीजिंग का काम करना चाहें तो इजाज़त लें, नहीं इजाज़त लेंगे तो फिर वो भी आपको मना हो जाएगा। सारी क्लॉजेस समझ आई हैं? अब आगे किताब में एक सेक्शन है इन क्लॉजेस को लिखना कैसे है। वो सेक्शन का नाम है प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये जो मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है ये हमेशा क्या होने चाहिए? प्रिंटेड होने चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइड हुए हुए हो, नंबरिंग हुई हुई हो कंसेक्टिव। याद है जो मैंने आपको दिखाया था कि पैराग्राफ बना दें, नंबरिंग कर दें, डेटेड हो, साइंड बाय तमाम सब्सक्राइबर जो कि अपने सारे कवायद देंगे, नाम, ऑक्यूपेशन, फादर नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस और अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें आपने ये सारी बातें करके एंड पे अपने सारे नाम, पते और कवायद देने की कोशिश करनी है। फादर नेम जो है वो कभी इसमें ऐड करते हैं, कभी माइनस कर देते हैं, ये अलग अलग तरीके से रेगुलेशन बदलते रहते हैं। तो क्या ये बात समझ आ रही है? अब जब कंपनी बनाई, जैसे ही कंपनी बनाई अपने तमाम दोस्तों को मेमोरेंडम की कॉपियां पकड़ा दी कि भाई आज कंपनी बन गई, ये पकड़ो, आप संभाल के रखो, आपको खुशी होगी, वो घर जाके लगा देंगे कि मैंने कंपनी बनाई है। लेकिन जो बाद में आने वाले हज़ारों सैकड़ों लोग हैं उनको नहीं हम कॉपियां दे देंगे फ्री।
अगर उनमें से किसी को कॉपी चाहिए, कंपनी से रब्ता करे, कंपनी ने एक छोटी सी फीस उसकी रखी हुई होगी, वो फीस अदा करे और कंपनी से मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी ले ले। बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, आज की रेगुलेशन कहती है वेबसाइट पे डाल दो, लोग खुद ही देख लेंगे। लेकिन फिलहाल every company upon request and payment of a prescribed amount by its members shall supply within 14 days a copy of memorandum and articles of the company। तो क्या हमें मेमोरेंडम में आने वाले पोर्शंस, मेमोरेंडम में आने वाली क्लॉजेस की समझ आ गई है? पक्की बात है। सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी लॉ ने आपको गाइडेंस के लिए कुछ चीज़ें बताई। कंपनीज एक्ट जब खत्म होता है तो वहाँ स्केड्यूल्स शुरू हो जाते हैं। इनकम टैक्स में जैसे आप नहीं पढ़ते ये चीज़ थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक है, फिर फर्स्ट स्केड्यूल में आपके रेट्स वगैरह आ रहे होते हैं। स्केड्यूल क्या होता है? एक लॉ खत्म होने के बाद एंड पे कुछ फॉर्मेट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं। तो कंपनीज एक्ट के एंड पे एक फर्स्ट स्केड्यूल है। वो फर्स्ट स्केड्यूल आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की मुख्तलिफ शक्लें बताता है, मुख्तलिफ चीज़ें गाइड करता है। हमारे सिलेबस में नहीं है कि उस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्केड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं फर्स्ट स्केड्यूल में से उसका टेबल बी, जिसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के मेमोरेंडम की शक्ल है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि ज़रा आपकी आंखों में एक क्लैरिटी हो कि अच्छा हाँ ये डॉक्यूमेंट असल में दिखते कैसे हैं। तो ये कैसे दिखते हैं ये डॉक्यूमेंट? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द नेम ऑफ द कंपनी इज फलाना, और आगे उन्होंने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो आप पहली लाइन में आपने लिखा नेम ऑफ कंपनी इज ये, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विल बी सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज आ गई। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। उससे आगे फिर वो अंडरटेकिंग शुरू हो जाती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं ये काम नहीं करूंगा, ये वाला इन्वेस्टमेंट वाइजर फलाना फलाना फलाना, मैं इस तरह से नहीं करूंगा, लॉफुल तरीके से काम करूंगा, अनलॉफुल चीज़ों को नहीं लेके चलूंगा। तो ये आपने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताया, और उसके बाद आप वो वादा करना शुरू हो गए जो लॉ ने आपको बताया था। वो तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही वादा चल रहा है कि मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उस तरह की मार्केटिंग नहीं करूँगा, मैं उस तरह की स्कीमें नहीं चलाऊँगा। ये ख़त्म हो गई, अगली क्लॉज आ गई, लायबिलिटी क्लॉज, एक लाइन की, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। फिर आगे शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज 1 मिलियन, इंग्लिश में भी लिख दिया ₹1 मिलियन, ताकि अगर सिफर वगैरह आगे पीछे हो रहे हो लोगों को कोई मिट जाए, धुंधला जाए। डिवाइडेड इनटू 100,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फिर वो प्यारा सा जुमला, वी द सेवरल पर्सन, जिसके नाम पते दिए हुए हैं, हम ये वादा करते हैं कि हम इस कंपनी को चलाएंगे। समझ आ रहा है? इसके बाद आ जाएगा वो टेबल, इस तरह से टेबल होगा कि नाम, NIC, फादर, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, अभी एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और साइन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर तारीख आ जाएगी कि ये मेमोरेंडम किस दिन, किस टाइम, मतलब कौन सी तारीख और कौन से सन में ये बना है। कुछ मिसिंग तो नहीं अभी तक? सर पैराग्राफ वो पैराग्राफ्स, ये देखें ना, ये जो बुलेट्स बने हुए हैं ये सब पैराग्राफ है। उन्होंने कहा कि आपने पैराग्राफ बनाने और हर पैराग्राफ को एक नंबर देना है, तो ये उन्होंने पैराग्राफ बना दिया। सब्सक्राइबर ने अपना साइन भी कर दिए। अंडरटेकिंग भी पीछे आ गई, विटनेस मिसिंग है। तो ये पोर्शन खत्म होने के बाद फिर विटनेस भाई साहब आएंगे, फिर विटनेस अपने सारे कवायद देगा, साइन करेगा, नेम लिखेगा, फादर नेम फलाना फलाना, और कहेगा कि हाँ भाई मेरी मौजूदगी में इन्होंने साइन किए हैं। तो इससे ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ना, वो ये कंपनी ने सही से प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया। क्या बात समझ आ रही है? घबराए तो नहीं बैठे? मेमोरेंडम के कंटेंट समझ आ रहे हैं? पोस्ट रिजल्ट में लोग इतने सीरियस मिलते हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ें चलती जा रही होती हैं, और दिल वैशी वैशी सा हो जाता है कि थोड़ा और पढ़ाया जाए, थोड़ा और पढ़ाया जाए। तो तकलीफ भी नहीं देनी और कम भी नहीं पढ़ाना। तो एक काम करता हूँ, आपको एक ऐसी चीज़ दिखा देता हूँ जिसका पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो गया। किताब के सबसे आखिरी सफ़े पे आए, उसके चैप्टर के सबसे आखिरी सफ़े पे। एक टेबल सा नजर आएगा। किताब ने फर्स्ट कैजुअल की चीज़ें तो सिलेबस में नहीं डाली, लेकिन उन्होंने सोचा कभी MCQ में तकलीफ देने के लिए हम बच्चों को पूछ तो सकते हैं।
उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट कैजुअल में ये वाले टेबल इस कंपनी के ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। फर्स्ट कैजुअल में टेबल ए से लेके टेबल एफ तक मौजूद है और हर टेबल किसी कंपनी का कोई फॉर्मेट बता रहा है। टेबल ए बता रहा है आर्टिकल्स का फॉर्मेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का। टेबल बी बता रहा है मेमोरेंडम का फॉर्मेट। टेबल सी बता रहा है मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों का फॉर्मेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का। अगला वाला कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में बता रहा है। उससे अगले वाला अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहा है और उससे अगले वाला सेक्शन 42 वाली कंपनियों का फॉर्मेट दे रहा है। अब समझने वाली बात नहीं है लेकिन याद करने वाली बात है कि हो सकता है पेपर में एक एमसीक्यू आ जाए और वो कहें इन चार में से कौन सा वाला है टेबल जो कि इस तरह की कंपनी के इस मकसद के लिए है। तो याद रखना है कि बाकी सबका मेमोरेंडम और आर्टिकल का फॉर्मेट इकट्ठे बताया हुआ है, सिर्फ एक कंपनी का अलग अलग बताया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पहले आर्टिकल्स बता दी और बाद में। अब अगर रट्टा मारना है तो जिंदगी बड़ी आसान है। हमने कंपनियां पढ़ते हुए सबसे पहले कौन सी कंपनी पढ़ी थी? लिमिटेड बाय शेयर। फिर हमने पढ़ी थी गारंटी बगैर शेयर वाली, फिर पढ़ी थी शेयर वाली, फिर पढ़ी थी सेक्शन 42 वाली कंपनी। तो पेपर में अगर भूल जाए और अचानक से आए तो आपने सोचना है कि अच्छा सबसे पहले लिमिटेड बाय शेयर, फिर गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड और सेक्शन 42 वाली। इन सबके आगे एक एक है लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इसके आगे दो टेबल्स है। पहला आर्टिकल्स का है और दूसरा, तो किसी भी वक्त आपकी गिनती जो है वो सीधी हो सकती है। क्या ये थीम समझ आया है? इसका एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ा गौर से सोच के बताएं कि टेबल डी किसको बताता होगा। ये सारी तरतीब जहन में रखे कि पहले दो किसी के नाम हैं, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद, तो सोच के बताएं कि डी क्या करता होगा। आप साथ वाले भाई से मशवरा भी कर सकते हैं। भी का मतलब था अगर आपको ना समझ आ रही हो, फौरन दोनों पूछना शुरू कर दिया, यार तू ही दस दे, मैं थे। हाँ जी, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। क्यों? पहले दो हो गए लिमिटेड बाय शेयर के, उसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तीसरा वाला होगा और चौथा वाला गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, ये डी होगा। सवाल और तरह से पूछते हैं, अनलिमिटेड कंपनी का टेबल कौन सा होता होगा? आप अपने साथ वाले भाई से मशवरा भी कर सकते हैं। ई, ठीक है। उसके बाद तो टोटल ए से लेके एफ तक है। एक तरीका ये है कि रट्टा मार लें, एक तरीका ये है कि लॉजिक जहन में रख लें, इतने रट्टे से भी आपकी जान छुट जाए। मेमोरेंडम और आर्टिकल में से भारी कौन सा है? सोच लें। मेमोरेंडम नहीं भारी, वजन की वजह से नहीं कि आप कहेंगे उसमें ज़्यादा सफ़े हैं उसमें कम सफ़े हैं, इसमें ज़्यादा पावर किसके पास है? मेमोरेंडम। चूँकि आर्टिकल्स हैं बाय लॉज, नीचे वाले लॉज हैं, मेमोरेंडम है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अच्छा अगला सवाल, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट में से ज़्यादा भारी कौन है? कंपनीज एक्ट। तो क्या मेमोरेंडम में ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो? क्या आर्टिकल में ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो? क्या कंपनी वाले कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो? क्योंकि मेमोरेंडम में जो लिखा आपने उसे फॉलो करना, वो तो आपका आईन है। इसका मतलब है कोई कॉन्ट्रैक्ट या रेजोल्यूशन मेमोरेंडम आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं हो सकती, मेमोरेंडम आर्टिकल्स एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते। तो अगर किसी मेमोरेंडम आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कोई भी जुमला लिखा हो जो कि एक्ट के खिलाफ है, वो जुमला ही वॉइड हो जाएगा। वो पोर्शन, एक जगह 17 क्लॉजेज लिखी हुई, उनमें से 3 क्लॉजेज मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो 17 में से 14 वैलिड हैं और 3 क्लॉजेज वैलिड नहीं है। कंपनी वाले ये तो बता सकते थे ये मेमोरेंडम में ये नहीं। जी, अब कंपनी वाले मेमोरेंडम में लिखे ही होता ना जिसको उन्होंने फॉलो करना है। जब आप आइन बनाते हैं पाकिस्तान का, तो फिर उसको जब नहीं फॉलो करेंगे तो आप जुर्म कर रहे होंगे। हाँ, आइन बनाते वक्त आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, तो मेमोरेंडम आर्टिकल में आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ये इतनी सिंपल सी बात है, किताब ने इसको भी एक जगह पे लिखा हुआ है। इसी सफ़े में ज़रा सबसे ऊपर देखें, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, ये एक्ट हमेशा इफेक्ट रखेगा डिस्पाइट एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और मेमोरेंडम और आर्टिकल और एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इन और इन एनी रेजोल्यूशन पास इस जनरल मीटिंग या डायरेक्टर्स मीटिंग।
मेंबर्स की मीटिंग हो, डायरेक्टर की मीटिंग हो, रेजोल्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, आर्टिकल हो, मेमोरेंडम हो, सब साइड पे है। इस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव, एक्ट की बात मानी जाएगी डिस्पाइट कि आपने नीचे की चीजों में क्या लिखा हुआ है। एनी कंफ्लिक्टिंग प्रोविजन विद कंपनीज एक्ट कंटेन्ड इन सच डॉक्यूमेंट शैल बी वॉइड। कोई भी प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगी वो वॉइड है, उसको कोई नहीं वो करेगा, फॉलो करेगा। डन। अब मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ गया। अब इतना कम भी नहीं खेला और इतना ज़्यादा भी नहीं खेला, तो अब आपने घर जाके मेमोरेंडम के कंटेंट्स को देख के आना है, फिर वही माइंड मैप्स कि अब आप ज़ाहिर नेम पे आएंगे तो आप लिखेंगे नेम प्लस और वो वर्ड्स लिख लेंगे। रजिस्टर ऑफिस में लिखेंगे प्रोविंस और नीचे लिख देंगे पार्ट ऑफ प्रोविंस, तो इतने से आपको वो हिंट मिल जाएगा कि आप पेपर में लिख लें। ऑथराइज कैपिटल में आप वो जुमले का तोड़ के लिख लेंगे। तो कोशिश ये करें कि घर जाके आधे सफ़े एक सफ़े पे पूरे लेक्चर का एक मैप सा बना लिया करें, उससे आपको कल को रिवाइज करते हुए दोहराते हुए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और इस चैप्टर पे एक और हमला करते हैं इंशाल्लाह।